देखिए बच्चों, कई लोग होते हैं जिन्हें समय समय पर प्रेरित करना होता है। जो ये प्रेरित करना है यही अभिप्रेरणा होता है। उन्हें निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय समय पर मोटिवेट करना होता है। एक बच्चा है, यह पढ़ाई में बहुत अच्छा है और यह 90% अंक ला सकता है, लेकिन चूंकि यह अभी मोटिवेट नहीं है तो यह उस दिशा में आगे कार्य नहीं कर रहा है। इसको इसके गुरुजनों द्वारा, इसके शिक्षकों द्वारा अभिप्रेरित किया जाता है कि यह 90% अंक प्राप्त कर सकता है। इसे मोटिवेट किया जा सकता है कि तुम 90% अंक प्राप्त कर सकते हो। तो यह प्रेरित होकर उस दिशा की ओर, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। यह उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार होता है और आगे बढ़कर स्वेच्छा से, देखिए इसे मोटिवेट कर दिया गया तो यह क्या करेगा, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कार्य करेगा। यह अपनी खुद की इच्छा से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। एक संगठन में भी यही कार्य होता है। जो कर्मचारी होते हैं वे अपने अनुसार कार्य करते हैं। प्रबंधक उन्हें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं, उन्हें प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। और कर्मचारी प्रेरित होने के बाद खुद की इच्छा से संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे अपना पूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। आइए अभिप्रेरणा को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अभिप्रेरणा वह है जो व्यक्तियों की अपनी स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जो लोगों को खुद की इच्छा से काम करने के लिए प्रेरित करती है कि वे खुद की इच्छा से कार्य को संपादित करें। एक बालक है, वह 90% अंक ला सकता है तो उसके गुरुजनों ने उसे प्रेरित किया। अब वह खुद की इच्छा से ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार होकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। अभिप्रेरणा लोगों की संतुष्टि की आवश्यकता पर निर्भर करती है। देखिए, मोटिवेशन जो है वह लोगों की संतुष्टि की आवश्यकता पर निर्भर करती है। लोगों की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार की आवश्यकता है, उस पर उनकी संतुष्टि निर्भर करती है। उसके अनुसार उन्हें अभिप्रेरणा प्रदान की जाती है। ये व्यक्ति है एक, इसे पैसे की कोई कमी नहीं है, इसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत इसके पास धन है। अब इसे यदि कोई ये कहे कि हम आपको इतना धन देंगे तो यह प्रेरित नहीं होगा। लेकिन अगर इसे ये कहा जाए कि हम आपको अच्छा काम करने पर पदोन्नति प्रदान करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी, तो यह प्रेरित होकर कार्य कर सकता है। क्योंकि धन की तो इसके पास कोई कमी नहीं है। यह इसकी आवश्यकता क्या थी, पद सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इसकी आवश्यकता थी। और जब उसके अनुसार इसकी आवश्यकता को पूरा कर दिया जाता है तो यह प्रेरित होकर कार्य करता है। इसके द्वारा व्यक्तियों को उनकी जरूरतों का अनुभव कराया जाता है। इसके अंतर्गत लोगों को उनकी जरूरतों का अनुभव कराया जाता है। व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है उसका एहसास कराया जाता है और उस जरूरत को पूरी करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है, ताकि जरूरतों को पूरा करने के लिए वे कुछ ऐसा कार्य करें जो संस्था के हित में हो। जब उसे यह कह दिया गया कि आप की पदोन्नति दी जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो इसे वह प्राप्त करने के लिए संगठन के हित में कार्य करता है, खुद की इच्छा से ही कार्य करेगा। अभिप्रेरणा का अर्थ है किसी भी कार्य या क्रिया को प्रेरित अथवा प्रभावित करना। देखिए, एक व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता रहता है, लेकिन जब उसे मोटिवेट कर दिया जाता है तो उसका कार्य प्रभावित होता है, उसका कार्य और अच्छा होने लगता है। एक पूर्ण रूप से प्रेरित व्यक्ति अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य को संपादित करता है, जिससे संगठन को लाभ ही प्राप्त होता है। अभिप्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं उद्देश्य, अभिप्रेरणा तथा उत्प्रेरक। देखिए, 3 शब्द हैं मोटिव। इन्हें अंग्रेजी में देखते हैं मोटिव, यानी कोई ना कोई उद्देश्य। दूसरा है मोटिवेशन और तीसरा है मोटिवेटर।
वेटर। देखिए, इन तीनों को समझना बहुत जरूरी होता है। मोटिव, कोई भी व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के लिए कार्य करता है, उसके कोई लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए वह कार्य करता है। आइए देख लेते हैं उद्देश्य को, मोटिव को। उद्देश्य एक आंतरिक स्थिति है। मोटिव जो होता है वह आंतरिक स्थिति होती है जो व्यवहार को ऊर्जित, सक्रिय बनाती है। और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति बहुत तेज गति से कार्य करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसमें ऊर्जा आती है जब उसे पता चलता है कि उसका लक्ष्य यह है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह तेज गति से प्रयास करने लगता है तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिशा निर्देशित करती है। और ये जो उद्देश्य है, मोटिव है, यही एक व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने का कार्य भी करती है। उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। कुछ लक्ष्य उद्देश्य हैं: भूख, प्यास, सुरक्षा, जुड़ाव, सुख सुविधाओं की आवश्यकता, पहचान, मान सम्मान इत्यादि। देखिए, लोगों की कई आवश्यकताएं होती हैं: भूख, प्यास, सुरक्षा, जुड़ाव, सुख सुविधाओं की आवश्यकता, और यही उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इनको प्राप्त करने के लिए ही वे प्रेरित होकर कार्य करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति भूखा है, एक व्यक्ति भूखा है, ये जो भूख है यही उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके कारण ही इस उद्देश्य को पूरा करना कि भाई मेरे को अपनी भूख शांत करनी है, अपने परिवार की भूख को शांत करना है, इसके लिए वह कार्य करेगा और वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह आगे बढ़कर कार्य करेगा। यह आंतरिक इच्छा है, उसकी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करता है। भूख उसको खुद को लग रही है तो वह अपनी भूख को शांत करने के लिए प्रयास करता है। तो यह होता है मोटिव। अगला है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए, इसके अंदर दूसरों के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे दूसरों के द्वारा उसे प्रेरित किया जा रहा है, जबकि उद्देश्य जो थे, मोटिव जो था, वह उसको अंदर से प्रेरित कर रहा था। वह उसकी खुद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे प्रेरित कर रहा था, और यहां पर उसे दूसरों के द्वारा प्रेरित किया जाता है वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। दूसरे आकर उसे ये कहते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो दूसरों के द्वारा यहां पर प्रेरित किया जाता है। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करती है, और यह लोगों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है कि उन्हें क्या आवश्यकता है। किसी को भूख की शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता है तो उसे भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और उसी से वह प्रेरित होता है। भोजन जब उसे मिलता है तो वह प्रेरित होता है। जब उसकी यह आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो जो नई आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए वह प्रेरित होता है। यह आवश्यकताएं जो हैं वह निरंतर चलती रहती हैं, निरंतर यह आगे उसको प्रेरित करती रहती हैं। तो आवश्यकताओं की संतुष्टि पर यह अभिप्रेरणा निर्भर करती है कि उसकी क्या आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। अभिप्रेरक। अभिप्रेरक वह तकनीक है जिसका प्रयोग संगठन में लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। देखिए, संगठन में लोगों को प्रेरित करने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अभिप्रेरक कहा जाता है। वेतन वृद्धि करके, आप उसकी पदोन्नति करके, आप उसे प्रमोशन देकर उसको क्या कर सकते हैं, मान सम्मान दे सकते हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। एक व्यक्ति है, उसे धन की आवश्यकता है, आपने समय समय पर उसकी वेतन में वृद्धि कर दी, आपने उसे बोनस दे दिया, आपने उसे लाभों में हिस्सा दे दिया, तो वह प्रेरणा प्राप्त करेगा और अच्छा करने का प्रयास करेगा। किसी को मान सम्मान चाहिए तो आपने उसको प्रशंसा कर दी उसके कार्यों की, उसको प्रमोशन दे दिया, उसकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दी, तो इससे भी वह क्या होगा, प्रेरित होगा। जैसे वेतन, बोनस, पदोन्नति, पहचान, प्रशंसा, उत्तरदायित्व इत्यादि, ये वे चीजें हैं जिनसे एक व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है। संगठन में इनका प्रयोग लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एक संगठन में इन तत्वों का प्रयोग लोगों के व्यवहार को बदलने के लिए किया जाता है। उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए इन प्रेरकों को
काम में लिया जाता है, ताकि वे अपना सर्वोत्तम योगदान दे सके, ताकि वे अपना सर्वोत्तम योगदान संगठन को दे सके, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ वे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकें। तो ये थे अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ शब्द। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं देखिए बच्चों, अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, उन्हें देख लेते हैं। विलियम जे अकाउंट के द्वारा अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया बताई है इन्होंने जो कि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत उद्देश्य हो, चाहे वो संगठन के उद्देश्य हो, उनको प्राप्त करने के लिए लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, लोगों को कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कि वे उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें आवेग, प्रेरणा, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रयास अथवा आवश्यकताएं मनुष्य के व्यवहार को निर्देशित, नियंत्रित तथा उसे स्पष्ट करती हैं। देखिए, मैकफार्लैंड ने कहा कि अभिप्रेरणा वह तरीका है जिसमें आवेग, प्रेरणा, इच्छाएं, आकांक्षाएं और उसकी आवश्यकताएं जो हैं वे उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है, निर्देशित करने का कार्य करती है, उसके व्यवहार को स्पष्ट करती है, और वह इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इन्हीं आकांक्षाओं को, इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित होकर कार्य करता है। जब उसे इनके संबंध में प्रेरणा प्रदान कर दी जाती है कि उसकी ये आवश्यकताएं, ये इच्छाएं, ये आवेग पूरे हो जाएंगे, तो वह अधिक प्रेरित होकर कार्य करता है। अभिप्रेरणा एक जटिल बल है जो कार्य प्रारंभ करने तथा संगठन में व्यक्तियों को कार्यरत रखने का कार्य करती है। अभिप्रेरणा वह है जो व्यक्तियों को कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार करती है तथा निरंतर कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है, जो कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है। यह परिभाषा दी ड्यूबिन ने। देखिए, इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो कि लोगों को कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार करती है, यानी वे कार्य को अच्छे तरीके से शुरू करें, इसके लिए वह लोगों को तैयार करने का कार्य करती है। साथ ही साथ जो काम पहले से चल रहा है उसको और अच्छे तरीके से करने के लिए लोगों को प्रेरित करना अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता अथवा कमी के साथ प्रारंभ होती है, जो किसी व्यवहार अथवा प्रेरणा को उत्पन्न करती है जिसका उद्देश्य किसी लक्ष्य अथवा प्रोत्साहन की पूर्ति करना है। फ्रेंड ल्यूथान्स, देखिए, इन्होंने कहा कि यह अभिप्रेरणा ऐसी प्रक्रिया है जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता या कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी जब शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कोई आवश्यकता है किसी व्यक्ति की, या कोई आवश्यकता ऐसी कम है जो कि उसे पूरी करनी है, तभी अभिप्रेरणा के माध्यम से उसे प्रेरित किया जाता है। उनकी इस आवश्यकताओं को पूरा करके, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की यदि पूर्ति कर दी जाए तो वह प्रेरित होगा। उसे इनके पूरी होने का जब आभास होने लगता है तो वह प्रेरित होकर निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह तत्पर होकर कार्य करता है, उत्साहित होकर कार्य करता है। अभिप्रेरणा की विशेषताएं देखिए, कुछ विशेषताएं हमारे सामने आई इन परिभाषाओं से। यह एक आंतरिक अनुभव है, यह व्यक्ति का एक आंतरिक अनुभव होता है, उसे अंदर से प्रेरित करने का काम करता है। लक्ष्य आधारित व्यवहार को जन्म देती है। देखिए, कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए यह उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। सकारात्मक एवं नकारात्मक, देखिए, अभिप्रेरणा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। आप किसी को सकारात्मक तरीके से प्रेरित कर सकते हैं और किसी को नकारात्मक तरीके से प्रेरित कर सकते हैं। एक कक्षा में दो अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं। एक को अध्यापक ये कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो, इतने प्रतिशत अंक तुम्हारे आ जाएंगे यदि तुम मेहनत करो तो। एक सकारात्मक ये माध्यम हो गया। और नकारात्मक में कि तुम ये कभी नहीं कर सकते, यानी उसको नकारात्मक तरीके से प्रेरित किया जा रहा है कि नहीं नहीं, तुम ये अंक ला ही नहीं सकते,
अब इस बात को चैलेंज में स्वीकार करके वह बच्चा अच्छा प्रदर्शन करने का कार्य करता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सकता है, अभिप्रेरणा प्रदान की जा सकती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए, यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि सभी लोगों को एक ही तरीके से आप अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं। एक सतत प्रक्रिया है जो अभिप्रेरणा है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आवश्यकताएं असीमित हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति हुई फिर नई आवश्यकता जन्म ले लेती है और लोग उस आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो इसी प्रकार अभिप्रेरणा भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत रूप से चलती रहती है। इन्हें विस्तार से देखते हैं बच्चों। अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव है। देखिए, अभिप्रेरणा को आंतरिक अनुभव क्यों कहा गया है? एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है बच्चों, इसे एक जो शिक्षक है इनके, वो बार बार ये कहते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बार बार ये कहा जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घर पे भी यही कहा जाता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन फिर भी ये नहीं पढ़ता है। तो ये क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि यह अभी अंदर से प्रेरित नहीं हुआ है। और वहीं एक अन्य बालक है, उसको उसके जो अध्यापक हैं वो ये कहते हैं कि भाई तुम अगर ये प्रयास करोगे तो तुम ये प्राप्त कर लोगे, तुम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, तुम्हारा जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लोगे। तो क्या होगा? तुम ये बन जाओगे, तुम मेहनत करोगे। ये उसके शिक्षक उसको क्या कहते हैं कि भाई अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जो लक्ष्य है सीए सीएस बनने का वो पूरा हो जाएगा, तुम आराम से सीए सीएस बन जाओगे, तुम्हारे जीवन ऐसा हो जाएगा, तुम हर कुछ वस्तु प्राप्त कर सकोगे, खरीद सकोगे और तुम बहुत अच्छी जीवन को व्यतीत करोगे। उसको प्रेरित किया जा रहा है। तो यह बातें उसे कहां से प्रेरित करेगी? अंदर से प्रेरित करेंगी, उसको आंतरिक रूप से प्रेरित करने का कार्य करेंगी। आवेग, प्रवृत्ति, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रयास तथा मनुष्य की आवश्यकताएं जो कि आंतरिक है, मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। देखिए, ये सारी चीजें क्या है? उसको अंदर से प्रभावित करती हैं। उसके आवेग, उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं, ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। यदि उनके इन व्यवहार को सही तरीके से प्रेरित कर दिया जाए तो एक सकारात्मक परिणाम निकल सकता है। अभिप्रेरणा एक लक्ष्य आधारित व्यवहार को जन्म देती है। देखिए, एक लक्ष्य आधारित व्यवहार को जन्म दिया जाता है अभिप्रेरणा के माध्यम से। एक बालक है, उसका लक्ष्य है 90% अंक प्राप्त करना। 12th क्लास में 90%, 99% अंक प्राप्त करना उसका लक्ष्य बना हुआ है। वह चाहता है कि वह 99%, 90 से 99% तक अंक प्राप्त करे। उसके शिक्षक उसको प्रेरित करते हैं कि तुम मेहनत करोगे तो तुम यह प्राप्त कर लोगे। तो यह क्या होगा? इसका जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह प्रेरित होकर प्रयास करेगा उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कि नहीं, मैं 99% अंक प्राप्त कर सकता हूं, मैं 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकता हूं। एक लक्ष्य बना लिया और उसी को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह मेहनत करता है, तो यह निसंदेह रूप से उसे प्रेरणा प्रदान करेगा और यह अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, जो उसके कार्य निष्पादन में सुधार लाती है। और जो ये लक्ष्य आधारित उसका व्यवहार है, यह उसके कार्य निष्पादन में, उसके परिणामों में सुधार लाने का काम करती है। अभिप्रेरणा सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है। देखिए, अभिप्रेरणा सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। एक कार्यालय में दो अलग अलग कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो प्रबंधक क्या है, एक को तो ये कहता है कि भाई मैं तुम्हारे को पदोन्नति दे दूंगा, तुम्हारे वेतन वृद्धि कर देंगे, तुम्हारे ये प्रमोशन कर देंगे, साथ ही साथ तुम्हें लाभों में हिस्सेदारी भी देंगे। इस प्रकार सकारात्मक रूप से वह उसे क्या करता है? प्रेरित करने का कार्य करता है। और दूसरा व्यक्ति है जो कि कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको वह कहता है कि हम नौकरी से निकाल देंगे, हम आपको नौकरी से निकाल देंगे या आपकी वेतन कटौती कर लेंगे, आपको सजा देंगे। इस प्रकार उसे नकारात्मक रूप से प्रेरित करने का कार्य वहां किया जा रहा है।
जब दोनों के व्यवहार परिवर्तित होंगे तो दोनों ही प्रेरित होकर, ये नकारात्मक बात से प्रेरित हो रहा है, यह सकारात्मक बातों से प्रेरित हो रहा है, और दोनों ही संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है, पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, अच्छे तरीके से ये कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, ताकि यह तो सजा से बच सके, यह उन नकारात्मक बातों से बच सके, और यह सकारात्मक जो इसे बातें बताई गई है यह उनको प्राप्त कर सके। इस प्रकार इसे मोटिवेट किया जाता है। सकारात्मक अभिप्रेरणा वेतन में बढ़ोतरी, वृद्धि, पदोन्नति, पहचान इत्यादि हैं। नकारात्मक अभिप्रेरणा सजा, वेतन वृद्धि रोकना, धमकी देना इत्यादि है। ये सभी व्यक्ति को एक वांछित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं, स्थितियां पैदा करती हैं। देखिए, यह उसके व्यवहार को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ सकारात्मक बातें इस व्यक्ति को प्रेरित कर रही थी, और यहाँ नकारात्मक बातें उसे प्रेरित कर रही हैं। उसके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो कि उसे काम करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। मनुष्य की अपेक्षाओं में विविधता है, उनके अवबोधन तथा प्रतिक्रियाओं में भी भिन्नता होती है। देखिए, इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। एक व्यक्ति है जो कंपनी में काम करता है, यह पैसे वाला है, इसके पास क्या है, बहुत पैसे हैं, इसे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं एक जो कर्मचारी है वह गरीब है, यानी उसके पास धन नहीं है। इसकी पहली जो आवश्यकता है वह है धन कमाना, अधिक से अधिक धन कमाना। या एक इसकी आवश्यकता ये भी हो सकती है मकान बनाना। यह चाहता है कि इसका कुछ खुद का मकान हो, यह इसकी आवश्यकता है। जबकि इस व्यक्ति के पास पैसे बहुत हैं, खुद का मकान है, और इसकी आशा है कि यह प्रशंसा प्राप्त करे, यह पद प्राप्त करे, इसका एक मान सम्मान संस्था में हो, इसका प्रमोशन हो। अब इन दोनों को एक ही तरीकों से प्रेरित नहीं किया जा सकता। देखिए, इन दोनों की जो आवश्यकताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और किस आवश्यकता किस व्यक्ति की है यह जानकर ही उसे प्रेरित किया जाता है। यदि इसे धन से प्रेरित करना चाहेंगे, क्योंकि इसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो ये प्रेरित ही नहीं हो पाएगा। और यदि इसे कहेंगे कि भाई हम तुम्हारे को पद दे देंगे, तुम्हारी प्रशंसा कर देंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता तो अलग है, तो यह भी प्रेरित नहीं होगा। तो यह उन्हीं चीजों से प्रेरित होते हैं जिनकी इन्हें आवश्यकता होती है। यदि इस गरीब व्यक्ति को यह कहा जाएगा कि भाई हम आपको वेतन वृद्धि देंगे, अगर आपने यह लक्ष्य पूरा कर लिया तो आपको वेतन वृद्धि दी जाएगी, तो यह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगा। और जो ये व्यक्ति है, यह इसके लिए प्रेरणा क्या होगी, इसे यह कहा गया कि यदि आपने ये कार्य अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको ये पद दिया जाएगा, आपको उत्तरदायित्व दिया जाएगा, आपकी प्रशंसा की जाएगी, तो वह उत्साहित होकर प्रेरित होकर कार्य करेगा। तो यह प्रेरणा देने के लिए दोनों को अलग अलग तरीकों से प्रेरित किया जाएगा। किसी प्रकार की अभिप्रेरणा का सब पर एक जैसा प्रभाव पड़े यह कोई आवश्यक नहीं है। दोनों को एक तरीके से प्रेरित किया जाएगा, यह सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, दोनों की जो ज़रूरतें हैं वे अलग अलग हैं। तो इनकी आवश्यकताओं को देखकर ही प्रेरित करना चाहिए, और एक ही प्रकार से अभिप्रेरणा दोनों को प्रभावित नहीं कर सकती। अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती है तथा सदैव बदलती रहती है। देखिए, हर व्यक्ति की आवश्यकता जो है वह असीमित होती है, वह निरंतर बदलती रहती है। आज उसकी कुछ अलग आवश्यकता है, कल उसकी अलग आवश्यकता होगी, फिर उसकी अलग आवश्यकता होगी, और वह अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। तो जो अभिप्रेरणा है वह भी लगातार चलती रहती है। एक आवश्यकता के संतुष्ट होने पर दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है, इसलिए प्रबंधकों का यह कार्य सतत रूप से चलता रहता है। उनका यह कार्य भी सतत रूप से चलता रहेगा, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बदलती रहेंगी। उनकी एक आवश्यकता पूरी हुई तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेगी, फिर तीसरी आवश्यकता जन्म ले लेगी, तो उनका यह कार्य निरंतर चलता रहता है। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मनुष्य की कई आवश्यकताएं होती हैं, उसकी कुछ आवश्यकताएं पूरी हो जाती है और कुछ आवश्यकताएं असंतुष्ट रह जाती हैं, अर्थात
असंतुष्ट आवश्यकताएं जो पूरी नहीं हो पाती। जब कोई आवश्यकता असंतुष्ट होती है तो मनुष्य में तनाव उत्पन्न हो जाता है, वह तनावग्रस्त हो जाता है। इससे उसमें कई आवेग उत्पन्न होते हैं, वह क्रोधित हो जाता है, गुस्सा होने लगता है, वह चिड़चिड़ा हो जाता है। जब उसमें आवेग उत्पन्न होते हैं तो वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, वह अवसरों को खोजने लगता है, साथ ही साथ उसमें एक नया व्यवहार पैदा होता है, व्यवहार का सृजन होता है। और जब उसकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है, तो उसके तनाव में भी कमी आती है, वह संतुष्ट होने लगता है। देखिए, देख लेते हैं इसे। मनुष्य की एक असंतुष्ट आवश्यकता तनाव को जन्म देती है, उसमें तनाव उत्पन्न होने लगता है जो उसमें आवेग उत्पन्न करता है। ये संवेग ही खोजने की प्रवृत्ति यानी अवसर ढूंढने की प्रवृत्ति को उसमें पैदा करते हैं। वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर ढूंढने लगता है, प्रयास करने लगता है, व्यवहार का सृजन करती है, जिससे उसके नए व्यवहार उत्पन्न होते हैं ताकि उस आवश्यकता की पूर्ति हो सके। जो उसकी आवश्यकता है, जो अभी तक असंतुष्ट है, उसकी पूर्ति के लिए वह प्रयास करता है, अपने व्यवहार को बदलता है, कार्य करने लगता है और आवश्यकता पूरी होने पर उसके जो तनाव उत्पन्न हुआ था वह भी संतुष्ट हो जाता है। यदि उस आवश्यकता की संतुष्ट हो जाती है तो व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है। आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने पर वह तनाव से मुक्त हो जाता है और निश्चिंत होकर आगे कार्य करने लगता है। अब देखते हैं अभिप्रेरणा का महत्व। देखिए, अभिप्रेरणा का बहुत महत्व होता है, एक व्यक्ति के लिए भी और एक संगठन के लिए भी अभिप्रेरणा का बहुत महत्व होता है। अभिप्रेरणा संस्था में लोगों की आवश्यकताओं को पहचानने तथा उन्हें संतुष्ट करने में सहायता करती है। देखिए, संस्था में लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, इसको पहचानने और उन्हें पूरा करने के लिए संगठन की मदद करने का कार्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत होता है, जिससे उन्हें अपने कार्य निष्पादन को सुधारने का अवसर मिलता है। देखिए, इसके माध्यम से जब आवश्यकता पूरी होने लगती है तो लोगों का कार्य जो निष्पादन है वह भी सुधरने लगता है और अंततः इसका फायदा संगठन को ही प्राप्त होता है, एक संगठन को ही इससे लाभ होता है। और जब संगठन लाभ में रहता है तो उसके कर्मचारियों को भी उससे लाभ प्राप्त होता है। मानव संसाधन अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है तथा अभिप्रेरणा संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय योग्यताओं के प्रभावी प्रयोग में सहायक सिद्ध होती है। देखिए, जो मानवीय संसाधन है वह एक संगठन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि उसकी कोई आवश्यकता है, इस मानवीय संसाधन की कोई आवश्यकता है और यह आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है, यह क्या है, अपूर्ण रह रही है यह आवश्यकता, तो वह पूर्ण मनोयोग से संगठन में कार्य नहीं करेगा, जिसका नुकसान संगठन को उठाना पड़ता है। तो अभिप्रेरणा के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए मानवीय योग्यताओं को प्रभावी तरीके से प्रयोग में लेने के लिए अभिप्रेरणा को काम में लिया जाता है। जब उसकी यह आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो वह अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करेगा, योग्यता का सही प्रयोग करते हुए कार्य करेगा और इसका लाभ संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राप्त होगा। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के निष्पादन स्तर में सुधार के साथ साथ संगठन के सफल निष्पादन में सहायक है। देखिए, अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों के निष्पादन स्तर में सुधार आता है। जब कर्मचारी अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करेगा तो जो उसके कार्य की निष्पादन स्तर है वह अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि अब वह प्रेरित है और वह खुद की इच्छा से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर होकर कार्य कर रहा है, पूर्ण रुचि के साथ कार्य कर रहा है। इसका फायदा संगठन को भी प्राप्त होगा, संगठन का सफल निष्पादन संभव हो पाएगा। उपयुक्त अभिप्रेरणा कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। सही तरीके से यदि अभिप्रेरणा प्रदान कर दी गई है तो वह कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। वे अपनी सारी ऊर्जा अपने कार्य निष्पादन पर केंद्रित करते हैं। यदि एक व्यक्ति को भूख लगी है, यदि एक कर्मचारी को भूख लगी है और उसकी यह आवश्यकता पूरी कर दी गई
तो वह अब इस आवश्यकता के कारण से कार्य को विलंब नहीं करेगा, कार्य में देरी नहीं करेगा और अपनी पूर्ण शक्ति के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। तो उसकी आवश्यकता पूरी होने पर वह अपनी पूर्ण योग्यता के साथ, क्षमता के साथ कार्य करता है, उसका कार्य निष्पादन सुधरता है। अभिप्रेरित कर्मचारी संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने प्रयासों का अधिकतम योगदान देते हैं और वे अपने प्रयासों का अधिकतम योगदान अपने संगठन को प्रदान करते हैं, जिससे संगठन के लक्ष्य पूरे हो पाते हैं। अगला है, अभिप्रेरणा कर्मचारियों के नकारात्मक अथवा उनके निष्क्रिय तटस्थ दृष्टिकोण अभिवृत्ति को संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सकारात्मक रूपांतरण में सहायक है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो वह नकारात्मक व्यवहार को अपनाता है, लेकिन जब संगठन में अभिप्रेरणा के माध्यम से उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाने लगता है तो वह सकारात्मक रूप से संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हो जाता है। वह सकारात्मक रूप से संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने में अपना अधिकतम योगदान प्रदान करता है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के संस्था को छोड़कर जाने की दर को कम करती है तथा इससे नई नियुक्ति तथा प्रशिक्षण लागत में बचत होती है। देखिए, जब कोई कर्मचारी है उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, जो उसकी आवश्यकता है वह कहीं पर पूरी नहीं हो पा रही है, तो वह क्या करेगा, ऐसे संस्थान में जाने का प्रयास करेगा जहां पर उसकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। मान लीजिए एक कर्मचारी को यहाँ वेतन कम मिल रहा है और वह चाहता है कि उसे अधिक वेतन मिले, तो वह ऐसे संस्थान में जाएगा जहां पर उसे वेतन अधिक मिलेगा। अब यदि उसे उसकी इस आवश्यकता को समझ लिया गया है प्रबंधन द्वारा और उसके समय समय पर वेतन वृद्धि दी जा रही है, उसके वेतन में क्या की जा रही है, वृद्धि की जाती है, तो वह प्रेरित होगा और संगठन को छोड़कर नहीं जाएगा। देखिए, अगर एक व्यक्ति संगठन को छोड़कर चला जाता है तो नई भर्ती करनी होती है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया अपनानी होती है और हम सभी जानते हैं कि नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही लागत वाली होती है, उसमें बहुत अधिक खर्च होता है। तो ऐसे समय में लागत की बचत करने के लिए सही तरीके से उसे प्रेरित करना चाहिए। यह प्रतिभावान लोगों को संस्था में टिके रखने में भी सहायता करती है और अभिप्रेरणा के माध्यम से जो प्रतिभावान लोग हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं, जिन्हें प्रशिक्षण पहले प्रदान किया गया है, जो योग्य व्यक्ति हैं, वो संस्था में टिके रहते हैं यदि समय समय पर उन्हें प्रेरित किया जाता रहे तो। अगला है, अभिप्रेरणा संगठन को अनुपस्थिति को भी कम करने में सहायक है। देखिए, जब कर्मचारी सही तरीके से अभिप्रेरित है, जब उन्हें सही तरीके से प्रेरित कर दिया गया है और वे खुद की इच्छा से संगठन में काम करना चाहते हैं, उन्हें जो चाहिए, उनकी जो आवश्यकताएं हैं समय समय पर उनको पूरा किया जा रहा है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा रहा है समय समय पर, तो वे अभिप्रेरित होते हैं और वे अनुपस्थित नहीं होते, वे सदैव उपस्थित होकर कार्य को करते हैं। तो जो ये अनुपस्थिति की समस्या है यह भी अभिप्रेरणा के माध्यम से दूर होती है। अनुपस्थिति के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं: अनुपयुक्त बुरी कार्य स्थितियां, अपर्याप्त पारिश्रमिक प्रतिफल, पहचान प्रतिष्ठा का अभाव, पर्यवेक्षकों के साथ बुरे संबंध तथा सहकर्मी इत्यादि। देखिए, जब सही तरीके से प्रेरणा दी जाती है और इन कमियों को, जो ये अनुपस्थिति के जो प्रमुख कारण हैं, इनको दूर करने का संगठन द्वारा प्रयास किया जाता है, तो ये जो कर्मचारी हैं ये प्रेरित होते हैं और नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं, जिससे संगठन को फायदा पहुंचता है। विश्वस्त उपयुक्त अभिप्रेरणात्मक व्यवस्था के द्वारा इन सभी कमियों को दूर किया जा सकता है। एक अच्छी प्रक्रिया अपनाकर इन सभी कमियों को दूर किया जा सकता है, कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा प्रबंधकों को नए परिवर्तनों को प्रारंभ करने में सहयोग प्रदान करती है, उन्हें कर्मचारियों के किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, यदि कर्मचारी सही तरीके से प्रेरित है, एक कर्मचारी ये नहीं चाहता कि संगठन में कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता किसी भी प्रकार के परिवर्तन को, लेकिन यदि यह अच्छे तरीके से प्रेरित किया हुआ है, इसको अभिप्रेरणा बहुत अच्छे तरीके से संगठन में
दी जा रही है, यानी इसकी जो भी आवश्यकताएं हैं समय समय पर उनको पूरा करने का प्रयास संगठन के द्वारा किया जा रहा है, तो यह अभिप्रेरित व्यक्ति संगठन में होने वाले किसी भी बदलाव का विरोध नहीं करेगा और यह प्रबंधन के साथ मिलकर ऐसे परिवर्तनों का स्वागत करेगा। कर्मचारियों के किसी भी विरोध का प्रबंधन को सामना नहीं करना पड़ता। देखिए बच्चों, आज हमने अभिप्रेरणा के बारे में जाना। यह निर्देशन का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। किसी भी संगठन में यदि उसके कर्मचारियों को सही तरीके से प्रेरित कर दिया जाए तो वे स्वेच्छा से संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर होकर कार्य करते हैं और इससे संगठन को ही नहीं बल्कि उन कर्मचारियों को भी किसी न किसी रूप में लाभ प्रदान होता है, लाभ प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।